नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ेंगे हम ब्लड डिसऑर्डर का एक दूसरा टॉपिक जो है हीमोफीलिया। क्या है? हम हीमोफीलिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि हीमोफीलिया किस तरीके से हमारे बॉडी में स्टार्ट होता है। हीमोफीलिया क्या है? एक इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर से अब इसमें इनहेरिटेड में क्या हो सकते हैं कि जो हमारे क्या है ए डिसऑर्डर जिसमें ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली, ब्लड डज नॉट क्लॉट properly due to deficiency of clotting factor, due to deficiency of clotting factors leading to prolonged bleeding। मतलब इसमें हम क्या समझते हैं कि ये क्या है, हीमोफीलिया हमारा एक इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें कि क्या होता है कि ब्लड जो है क्लॉट प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। जिसके किस कारण से होता है? जो क्लॉट प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर के कारण। जो हमारे क्या थे 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स थे जो हमने इस पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो वो जो फैक्टर्स हैं उनकी कमी के कारण क्या हो रहा है कि अच्छे से जो क्लॉट है ब्लड का वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है, यानी लंबे समय तक ब्लीडिंग होती रहती है। अब उसके बाद देखते हैं हम टाइप्स 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 में क्या देखते हैं कि ये 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसमें है हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। अब ये जो तीनों हैं, हीमोफीलिया ए किस कारण से हो रहा है? किसकी कमी के कारण? कौन सा फैक्टर्स कौन सा फैक्टर है? ये हमारा 8 जो कि मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है और ये 80 से 85% लोगों में देखने को मिलता है। बी नंबर क्या है हमारा? क्रिस्टमस डिफिशियंसी, जो क्रिस्टमस डिसीज जिसको हम कहते हैं क्रिस्टमस डिसीज। एक कौन से फैक्टर की कमी से कारण? फैक्टर 9 की कमी के कारण। और उसके बाद लास्ट आता है क्या? डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 11, फैक्टर 11 की कमी के कारण। ये क्या होता है? रेयर देखने को मिलता है, बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। ये आपको क्लियर हुआ इतना टाइप्स तक? अब हम देखते हैं कॉजेस, इसके क्या कारण है। कॉजेस में हम देखते हैं सबसे पहला कारण क्या है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर। क्लॉटिंग फैक्टर वाले जो वीडियो उसमें हमने एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव और कैरियर के बारे में डिटेल डिस्क्राइब किया हुआ है, आप उसमें समझ सकते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट अफेक्टेड मेल, मोस्टली कौन से में अफेक्ट होता है? मेल के कारण। थर्ड आता है क्या? फीमेल आर यूजुअली कैरियर, फीमेल आर मोस्टली कैरियर। अब इसमें क्या है? कैरियर में रेसेसिव का मतलब और कैरियर का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ इसमें हम रेसेसिव और कैरियर के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। रेसेसिव का मतलब क्या है कि रेसेसिव का मतलब होता है वह जीन जिसके प्रभाव से, वो जीन जिनके प्रभाव से क्या हो रहा है, इनका प्रभाव जब दिखता है जब हमारे क्या हो, दोनों जीन जो हो इनका अफेक्ट, जब हमारे क्या होते हैं, 2 जीन होते हैं, 2 जीन। अब ये जो दोनों जीन क्या हो, म्यूटेटेड हो, यानी कि जो 2 जीन है ये क्या हो, दोषपूर्ण हो, यानी हम कह सकते हैं म्यूटेटेड हो, तब वो कंडीशन रेसेसिव कहलाती है। कब? जब दोनों जीन क्या हो हमारे अफेक्टेड हो, यानी कि म्यूटेटेड हो। ये किसमें? मेल में ज़्यादा अफेक्टेड होती है। जैसे कि ये समझ में आ गया। ये क्या होती है? इनमें मेल में क्या होता है, एक्स जो क्रोमोसोम्स है उस पर क्या होता है, हीमोफीलिया अगर कॉज होता है, ठीक, मेल अफेक्टेड है तो यहाँ पर मेल में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो एक्स ऊपर एच और वाई, इस तरीके से जहाँ पर क्या होगा, हीमोफीलिया मेल में होगा। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा कैरियर।
कैरियर में क्या देखने को मिलता है कि कैरियर क्या होता है, इसमें डिफेक्टिव जीन होते हैं। अब जैसे इसको हमने देख लिया कि रेसेसिव में, तो रेसेसिव में क्या होगा कि इसमें कोई भी बीमारी जब देखते हैं कि मेल के पास केवल एक्स क्रोमोसोम्स होता है, इसीलिए उस पर एक्स पर हीमोफीलिया जीन है तो वह बीमारी प्रकट हो जाती है। तो यहाँ से अगर इस पर एक्स हीमोफीलिया दिख रहा है यानी कि उसमें बीमारी है, तो रेसेसिव में मानेंगे कि बीमारी उसके अंदर है, जैसे कि हीमोफीलिया। कैरियर में आता है कि कैरियर क्या है कि कैरियर वो जीन होते हैं जिसमें क्या होता है, एक नॉर्मल जीन होता है और जैसे दो जीन इनमें हमने देखा वैसे इसमें दो जीन होते हैं। दो जीन में से क्या होते हैं, एक जीन नॉर्मल हो रहेगा और जो दूसरा जीन है वो क्या रहेंगे, अफेक्टेड रहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गए, हाफ हाफ हो गए कि एक नॉर्मल है और एक अफेक्टेड है, जिसको हम डिफेक्टिव जीन्स कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें बीमारी के लक्षण नहीं दिखते हैं, नो सिम्टम, नो डिसीज सिम्टम्स, इसमें हमें बीमारी के कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। लेकिन बच्चे में क्या हो सकता है कि हमें कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये क्या कर सकता है कि हमें हीमोफीलिया, बच्चे में हीमोफीलिया कॉज कर सकता है। बट दे गिव हीमोफीलिया चाइल्ड। समझ में आ गए। एक छोटा सा ट्रिक के साथ बताते हैं कि रेसेसिव में क्या है, डिसीज अपीयर व्हेन, डिसीज कब अपीयर होगा, जब हमारे जीन क्या होंगे, अफेक्टेड जीन एक्सप्रेस्ड होंगे। लेकिन कैरियर में क्या होता है कि यहाँ पर जो डिफेक्टिव जीन है वो रहेगा लेकिन उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। इतना कैरियर और रेसेसिव में आपको क्लियर हो गए। और इसमें एक चीज़ देखते हैं हम कि इन हेरिटेड में एक्स लिंक्ड, एक्स लिंक रेसेसिव, ये क्या होगा, मेल यानी कि एक्स हीमोफीलिया वाई अफेक्टेड। यहीं पर आएगा क्या, फीमेल, फीमेल क्या रहेगी, एक्स एच और वाई एच, ये स्मॉल है जो क्या आएगा कैरियर में। और यहाँ पर क्या है, फीमेल, यहाँ पर एक्स स्मॉल एच और वाई स्मॉल एच, ये अफेक्टेड रेयर, रेयर। अब इसमें क्या देखते हैं कि इनहेरिटेड एक्स लिंक रेसेसिव में मेल, जब अगर मेल अफेक्टेड होता है तब एक्स स्मॉल एच और वाई रहेंगे। फीमेल जब कैरियर रहेगी तो क्या होगा, एक्स और कैपिटल एच और वाई ए। तो हमने कैरियर में क्या देखा था कि हमको जीन अफेक्टेड रहेंगे लेकिन हमें क्या रहेगा, वहाँ पर कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे। और यहाँ पर फीमेल में क्या रहेगा, एक्स स्मॉल एच और वाई स्मॉल एच, यहाँ पर यानी कि अफेक्टेड, यहाँ पर दोनों अफेक्टेड रहेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कैपिटल और स्मॉल है यानी कि कैरियर है, अफेक्टेड नहीं है, और यहाँ पर अफेक्टेड रेयर है। अब देखते हैं हम सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या देखते हैं, सबसे पहला प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी, किसी भी इंजरी के बाद क्या होगा, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होगा। दूसरा आएगा क्या, इजी ब्रशिंग, जी ब्रशिंग यानी कि थोड़ा भी जल्दी से छिल जाएगा। फ्रिक्वेंट नोज ब्लीड जिसको हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं। गम्स ब्लीड, जॉइंट ब्लीड जिसको हम हीमार्थराइटिस कहते हैं, और पेन और स्वेलिंग कॉज करेगा, जो कि क्या, पेन एंड स्वेलिंग कॉज करेगा। नेक्स्ट आती है क्या, मसल्स ब्लीडिंग, मसल्स ब्लीडिंग, ब्लड इन यूरिन, हमें सारी जगह से क्या देखने को मिलेंगे, ब्लड देखने को मिलेगा। ब्लड इन स्टूल जिसको हम मेलेना कहते हैं, और ब्लड इन यूरिन में हम इसको हिमेचूरिया कहेंगे, हिमेचूरिया। और मसल्स ब्लीड में क्या आएगा, ये हेमेटोमा, हेमेटोमा। इतना क्लियर हुआ सिम्टम्स। अब देखेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या देखते हैं, सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री पता है क्योंकि ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, वंशानुगत बीमारियां हैं जिसके लिए हमें फैमिली हिस्ट्री लेना जरूरी है। और प्रोलॉन्ग एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम हम चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है फिर नॉर्मल पीटी, नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करेंगे, और नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट। और उसके बाद जो हमारे फैक्टर्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स, उसमें से 8th एंड 9th फैक्टर का टेस्ट करेंगे ऐसे। ये क्लियर हुआ। नॉर्मल पीटीआई
कितना होता है हमारा, हम देखिए तो नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 0.8 to 1.2। जब अगर पेशेंट वारफरीन पे हो, क्या हो, वारफरीन पे, तब 2.0 to 3.0 होता है। कब, जब वारफरीन पे हो। और उसके बाद नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है, 1.4 लाख टू 5 लाख ए नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होते हैं। अब देखते हैं हम ट्रीटमेंट में हम पहला क्या देखते हैं, फैक्टर्स जो 8 है, 8 कंसंट्रेटेड, तो ये क्या है, हीमोफीलिया ए। फिर ये कौन सा, 9, फैक्टर 9 कंसंट्रेटेड, ए हीमोफीलिया बी, ये हुआ। फिर उसके बाद क्या आता है, डिकम्प्रेशन फॉर माइल्ड हीमोफीलिया ए के लिए। इतना क्लियर हुआ। फोर्थ देखते हैं क्या हम, पेन मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, अवॉइड एस्पिरिन को अवॉइड करेंगे, एंड एनसाइडियस नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को जब भी पेन मैनेजमेंट देंगे तो इन दोनों को नहीं देंगे। फिफ्थ आती है क्या, फिजियोथेरेपी। जो भी हमारे जॉइंट पेन, मसल्स पेन है, इनके लिए हम क्या करेंगे, फिजियोथेरेपी फॉर जॉइंट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है 6 नंबर, जीन थेरेपी। यहाँ पर क्या, सिलेक्टेड पेशेंट के लिए, सबके लिए हम नहीं करेंगे, सिलेक्टेड पेशेंट के लिए हम जीन थेरेपी कराएंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, जीन के कारण, अफेक्टेड जीन के कारण ये हमको देखने को मिल रहा है, इसलिए। तो ये ट्रीटमेंट आपको क्लियर हुई। अब देखते हैं हम इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। पहला यहाँ पर क्या रहेगा, मॉनिटर करना है ब्लीड को, हमें ब्लीडिंग को मॉनिटर करना है, कहीं से ब्लीड ना हो। दूसरा, हमें अवॉइड आईएम इंजेक्शन को अवॉइड करना है। क्यों, क्योंकि अगर मसल्स में, जैसे हमने मसल्स ब्लीड सिम्टम्स में पढ़ा है, तो मसल्स ब्लीड होने के चांसेस रहेंगे। अप्लाई फर्म प्रेशर आफ्टर वेन पंक्चर जब भी कर रहे हैं तो हमें उनको फर्म प्रेशर अप्लाई करना है, ज़्यादा नहीं अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट आता है इसमें क्या, यूज़ सॉफ्ट टूथब्रश, हमें सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करना है। नेक्स्ट, और इंजुरी के बारे में टीच इंजुरी प्रिवेंशन, हमें किसी भी तरीके से उनको इंजुरी ना हो उसके बारे में उनको एजुकेट करना है। नेक्स्ट है क्या, 7 नंबर पे आता है क्या, इंकरेज फॉर रेगुलर फॉलोअप के लिए हमें इंकरेज करना है, और फैक्टर रिप्लेसमेंट के लिए। और नेक्स्ट आता है 8 नंबर पे क्या, एजुकेट फैमिली को एजुकेट करना है, और होम मैनेजमेंट फॉर ब्लीड एपिसोड के लिए, जो भी एपिसोड होंगे ब्लड, मतलब अगर ब्लीड के, उसको हमें क्या करना है, उनको एजुकेट करना है, कैसे मैनेज करना है। नोज ब्लीड हुआ, अगर गम्स ब्लीड हुई है, तो इसके बारे में आपको इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशन। अब इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकते हैं हमारे, हीमेटोएथेरोसिस में क्या है, हीमेटोएथेरोसिस में जो जॉइंट में ब्लीड हो रही है वो हो सकता है। दूसरा है जॉइंट डिफॉर्मिटी। थर्ड आता है क्या, इंटरनल ब्लीडिंग। फिफ्थ नंबर है इंट्राक्रेनियल हेमरेज। और सिक्स्थ है एनीमिया। इस तरीके से ये टॉपिक क्लियर और कंप्लीट होता है। आपको अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट होते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।